नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। हमने अपने YouTube चैनल पर हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ करवाना शुरू किया था, जिसमें पहला टॉपिक था हमारा भाषा शिक्षण विधियाँ, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद में हमने शुरू किया था भाषा दक्षता एवं कौशलों का विकास। तो उससे संबंधित 50% हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे और 50 से आगे के प्रश्न इस वीडियो के अंदर करेंगे। उसके बाद में आपके जो टॉपिक है ना, एक तो भाषा के उपागम, उसके बाद अधिगम सामग्रियाँ और एक दो टॉपिक और बचते हैं, वो कंप्लीट आज के आज ही सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर चेक कर लेना, आपको थोड़े थोड़े टाइम के हिसाब से वीडियो है वो मिल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसके अंदर आपके छपने वाले प्रश्न है पात्रता के लिए और मेंस में भी ये आपके काम आएंगे। तो आज का प्रश्न शुरू करते हैं हम। 51 नंबर प्रश्न है, क्योंकि 50 इससे पहले इस टॉपिक के हम कर चुके हैं। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? तो देखो, शिक्षक को बालक की रुचि का क्या रखना चाहिए? सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं है तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में क्या पहुंचती है? बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। तो ऐसा कथन कहने वाले कौन थे, ये हमें बताना है। तो ऐसा कथन कहने वाले कौन थे? हर्बर्ट का है ये कथन। उन्होंने कहा था कि बच्चे को तभी पढ़ाओ जब बच्चे की क्या हो? रुचि हो। उसके बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है वो बेसिक शिक्षा से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें आपको दे रखा है, एक तो व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, खेल के माध्यम से शिक्षा देना। तो बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका बेसिक शिक्षा से संबंधित सिद्धांत हो जाएगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है, वो बेसिक शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो बोलने की योग्यता इनमें से कौन सी है? शुद्ध वर्तनी, श्रुतिलेख, आशुभाषण, सुल्लेख। तो बोलने की योग्यता इनमें से कौन सी है, ये हमें बताना है। तो देखो, शुद्ध वर्तनी तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपने आप कट जाता है। श्रुतिलेख भी नहीं हो सकता, सुलेख भी नहीं हो सकता, लेकिन आशुभाषण है वो बोलने की योग्यता से संबंधित हो जाएगा। तो देखो, वीडियो तो मैं आपको दे रहा हूँ, हिंदी भाषा शिक्षण विधि आज कंप्लीट हो जाएंगी, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे सभी टॉपिकों में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही साथ हमने इन वीडियो के अलावा एक तो NCF 2005 करवाई है, वो आप देख सकते हो, PYQ करवा दी, NEP 2020 कंप्लीट करवा दी, आपको बहुत ही शानदार लगेगी, वीडियो एक बार ज़रूर देखना। इसके अलावा RT एक्ट 2009 हमने करवा दिया है, वो भी आप जरूर देख सकते हो, शानदार प्रश्न है वो उसमें हमने दिए हैं। और बाल कल्याणकारी योजना जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया, तो वो भी आप जरूर चेक करें। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे? वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न है वो सबसे महत्वपूर्ण रहे, ये हमसे पूछा गया है। तो किसके रहे थे? वाचन से संबंधित निदानात्मक परीक्षा के परिणाम वो रहे थे डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे थे। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? तो कितने शब्द होते हैं इसमें? आपके होंगे 158 शब्द है वो निर्धारित किए गए हैं जिनको 1 मिनट के अंदर बोलना होता है। निम्न में से कौन सा सहस्वर वाचन का भेद नहीं है? सहस्वर वाचन का जो भेद नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो, आदर्श वाचन तो है, अनुकरण वाचन भी है, समवेत वाचन भी है, लेकिन गहन वाचन है वो सहस्वर वाचन का भाग है, वो नहीं है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखाना सिखाने के पक्ष में? तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री है जो पढ़ने से पहले क्या करे? लिखवाने से के पक्ष में है। तो ऐसे शिक्षा शास्त्री का हमें क्या करना है? नाम बताना है। तो क्या है? मारिया मोंटेसरी है, वो पढ़ाने से पहले क्या करने आना चाहती है? वो लिखवाना चाहती है।
उसके बाद में मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का क्या लाभ होता है ये हमें बताना है। उच्चारण अभ्यास से तो अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो मौन पठन का लाभ क्या है, प्रमुख लाभ क्या है, लाभ तो होते ही हैं, लेकिन स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति है वो विकसित होती है मौन पठन से। यह सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट आंसर है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए। वर्तनी की जो विधिवत शिक्षा है ना, उनका ज्ञान है वो किस स्तर पे होना चाहिए, ये हमें पूछा गया है। तो वर्तनी का ज्ञान है वो कौन से स्तर पे हो जाना चाहिए, प्राथमिक स्तर पे ही वर्तनी से संबंधित ज्ञान हो जाना चाहिए। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। बोलना, पढ़ना, सुनना, देखना। तो देखने से संबंधित कोई भी भाषाई कौशल नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है क्या होते हैं। एक तो सुनना होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा वो बोलना सीखेगा, उसके बाद में क्या करेगा वो बोलने के बाद में पढ़ना सीखेगा, और पढ़ना सीखने के बाद में क्या करेगा, लिखना सीखेगा। तो यही कौशल होते हैं, चार ही। तो देखना नहीं होता है। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पे हो जाना चाहिए, हमने कर लिया, प्राथमिक स्तर पे ही हो जाना चाहिए। उसके बाद ये प्रश्न भी कर लिया, रिपीट हो गया था ना। उसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, ये हमसे पूछा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में कौन सहायक होता है। तो कौन होता है, प्रार्थना पत्र, निबंध पत्र। तो मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता हासिल करने के लिए तो क्या करवाया जाता है, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाई जाती है। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो जीवन का जो आरंभिक दौर है उसमें मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या होता है इसमें, आपका परिवार है वो प्रारंभिक स्तर होता है। उसके बाद में आपका जो विद्यालय होगा। उसके बाद में प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। वाचन शिक्षण का उद्देश्य हमसे पूछा गया है कि वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, विभिन्न संदर्भों में द्रुत लेखन का विकास करना। तो इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या बैठता है कि प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करने का उद्देश्य है वो वाचन शिक्षण का होता है। उसके बाद में कक्षेत्र कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो कक्षेत्र कार्यक्रम, कक्षा का जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें श्रवण कौशल विकसित करने की कौन सी गतिविधि है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है, ये हमसे पूछा गया। तो आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक वृहत लोक बाल सभा कार्यक्रम, इनमें सभी। तो देखो श्रवण कौशल विकसित करने के लिए तो आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम और सामूहिक वृहत बाल सभा कार्यक्रम तीनों के तीनों क्या होते हैं, इसमें सर्वाधिक उपयोगी गतिविधियां होती है। तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखाना क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है भाषा शिक्षण का। प्राथमिक स्तर पर प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, एक तो सुनना, पढ़ना और लिखना सिखाना ही क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा के अंदर प्रमुख उद्देश्य होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और भी बेहतर तरीके से हम आपके लिए लेके आ सकें। उसके अलावा पात्रता चल रही है, उसके बाद मेंस के लिए भी आपको महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी अपडेट रहेंगे ना आपकी भर्ती से संबंधित, तो हमारे चैनल पे सटीकता के साथ आपको मिलेंगे। आप चेक भी कर सकते हो, पिछली भर्ती में भी हमने शानदार तरीके से हर एक चीज़ बताई है। भाषा का प्राथमिक रूप है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है ये हमसे पूछा गया है। तो क्या होता है प्राथमिक रूप मौखिक होता है भाषा का प्राथमिक रूप। उसके बाद में अपना नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा का प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है। मौखिक भाषा का प्रयोग का कौशल विकसित किससे किया जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो किससे किया जा सकता है, आपके शुद्ध उच्चारण से किया जा सकता है। सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ है, सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या होता है, एक तो प्रतिलेख, श्रुतिलेख और अनुलेख। तो तीनों ही क्या होते हैं, सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो इनमें से सभी। उसके बाद में बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा है वो किस माध्यम से दी जा सकती है, ये हमसे पूछा गया है। तो किस माध्यम से दी जा सकती है, सामाजिक पर्यावरण से वो भाषा शिक्षण की जो शिक्षा है वो दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में
व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है, ये हमसे पूछा गया है। तो सीमाएं क्या है वो हमें बतानी है। तो देखो, एक तो इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जा सकता है। और इसके अलावा यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सीमा हो जाएगी कि बड़ी कक्षा में इन जो ये शिक्षण विधि है वो कारगर नहीं होती है। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो बोलना और लिखना है वो अभिव्यक्ति कौशल है, क्योंकि बोलने से आप किसी को कुछ बता रहे हो या लिख रहे हो तो भी आप डिलीवर कर रहे हो, कुछ ना कुछ ग्रहण नहीं कर रहे। उसके बाद में अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख है वो किस भाषा शिक्षण से संबंधित है? तो अनुलेख है वो लेखन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेखन से। सहस्वर वाचन का गुण है, सहस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, अस्वाभाविकता, उचित ध्वनि निर्गम। तो सहस्वर वाचन का उचित जो गुण है वो क्या होता है? उचित ध्वनि निर्गम। उसके बाद में मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताओ। मोंटेसरी शिक्षण विधि के संदर्भ में जो सत्य कथन है, मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी, गलत है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो मारिया कहाँ की थी? ये इटली की थी। कहाँ की थी? ये इटली की थी, फ्रांस की नहीं थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मोंटेसरी प्रणाली को कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 5 भागों में नहीं किया जाता है। उसके बाद में मोंटेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी, तो वो फ्रोबेल की विचारधारा से तो क्या थी? प्रभावित थी। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए सही हो जाएगा। इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती है। इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने की आधार होती है। तो क्या होती है भाषाई शिक्षण की आधार? ये हमसे पूछा गया इस प्रश्न के अंदर, तो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो समूहवार भाषाई दक्षताएं, लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, कक्षावार भाषाई दक्षताएं और पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषा दक्षताएं। तो भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्य में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार क्या होती है? सबसे से पहले तो परिवार, उसके बाद में कक्षावार भाषाई दक्षताएं। तो इनमें से सी और डी दोनों इसमें सही है। उसके बाद में इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? द्रुत वाचन है वो किसका प्रकार है, ये हमसे पूछा गया है। तो किसका प्रकार है? मौन वाचन का ही एक प्रकार है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण है, अशुद्ध वर्तनी का कारण हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा होता है? तो लिपि का पूर्ण ज्ञान नहीं, अशुद्ध वर्तनी नहीं होगी। फिर तो लेखन में सावधानी, ये भी नहीं। शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का अधूरा ज्ञान होता है, तभी हम क्या करते हैं? अशुद्ध वर्तनी करते हैं। उसके बाद में आपका आता है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान करवाया जाता है और पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा इस विधि को? आपका पाठ्य पुस्तक विधि है वो कहा जाता है। सुंदर लेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर लेख की आवश्यक शर्त क्या है, ये हमसे पूछा है कि अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करें, ये भी गलत है। अनुलेख सहस्वर बोलकर लिखवाया जाए, ये भी सही नहीं है। अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो, ये हो जाता है आपके सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त है कि अनुलेख में अक्षरों की जो बनावट है वो वैसी ही होनी चाहिए जैसी एक आदर्श लेख में होती है। उसके बाद में जैक टोट विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? जैक टोट विधि है वो किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न में आपको दिया गया था, बोनस दिया गया था, बोनस इस प्रश्न के अंदर मिला था। और इसमें आपका जो 4 नंबर जो विकल्प है ना, ये सही हो जाएगा लेखन दक्षता। लेकिन इसमें ये जब भी प्रश्न आया था तो इसमें मिला था बोनस मिला था। क्या मिला था? बोनस मिला था। उसके बाद में सहस्वर वाचन से संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। सहस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है।
तो देखो यह बोलकर किया जाता है, सहस्वर वाचन बोलकर ही किया जाता है। कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, बिल्कुल सही है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, तो भाई सहस्वर वाचन का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका आता है हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी हो जाएगी, इसमें क्रीड़ा व्यायाम है वो शामिल नहीं है। उसके बाद में विद्यार्थी की सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। जो विद्यार्थी है वो सही ढंग से लिखना शुरू कर दे और उसके लेखन कौशल में निरंतर क्या हो, विकास हो, उसके लिए क्या आवश्यक होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को क्या करते रहें, दूर करते रहें, तो उसमें जो लेखन कौशल है उसमें विकास होता जाएगा। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय। विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या है कि पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। तो यही हो जाएगा पठन कौशल विकसित करने का उचित उपाय। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उच्च प्राथमिक स्तर पर बोलना कौशल विकास के अंतर्गत आता है। तो कौन सा कौशल आएगा इसमें से बोलने के अंतर्गत, तो कौन सा आ जाएगा, ये आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर बोलने से संबंधित कौन सा होगा आपका वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभागिता। उसके बाद में आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालक के लिए आवश्यक है। तो किस स्तर के बालक के लिए ये आवश्यक होगी, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक के लिए ये क्या होती है, आवश्यक होती है। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय क्या होता है। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम जो समय होता है वो कौन सा होता है, 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग में भाषा सबसे ज़्यादा सीखता है। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो हिंदी शिक्षण में जो मूल ध्वनियां है वो की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, ये हमसे पूछा गया। तो कौन से स्तर के, शिशु स्तर के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चुनौती उत्पन्न करती हैं। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस प्रकार के जो अक्षर है वो बनाने होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो किस प्रकार के बनाने होंगे, किसी भी आकार के वो बना सकते हैं, किसी भी आकार के वो अक्षर है वो बना सकते हैं। उसके बाद में आपका प्रश्न आता है कि पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से सही तरीका है। तो पठन कौशल विकसित करने के लिए सबसे बड़ा अच्छा तरीका है बाल साहित्य। क्या है, बाल साहित्य। तो देखो हमने 2 टॉपिक कर लिए कवर, एक तो भाषा शिक्षण की विधियां, एक भाषा दक्षता एवं विभिन्न कौशल, भाषा के कौशल, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसके अलावा अब आपको उपागम वाला टॉपिक मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा, उपागम मिल जाएगा। उसके बाद में विविध जो सामग्रियाँ होती हैं ना, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, उससे संबंधित टॉपिक मिल जाएगा आपको। और उसके बाद में जो 1-2 टॉपिक, एक टॉपिक या 2 टॉपिक और हैं, वो दोनों के दोनों आज ही के दिन आपको मिल जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपको ये क्लास कैसी लिख रही है, क्योंकि आप सब देख रहे हो अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट भी आप जरूर छोड़ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।